Assalamu alaikum class and welcome to your fifth lecture of entrepreneurship. This week we will discuss marketing mix strategies. Previously हमने discuss किया था market analysis जिसमें environmental analysis, competitor analysis और customer analysis discuss किया था और जो next stage है एक entrepreneur के लिए जब वो business plan बनाता है तो उसने फिर marketing mix strategies जो हैं वो study करनी है और आई थिंक दिस विल बी द लास्ट टॉपिक बिफोर योर मिड टर्म एग्ज़ाम्स. देखते हैं अगले वीक में हो सकता है कि जो क्लास हो उसमें हम ओवरव्यू डिस्कस करें, पेपर पैटर्न डिस्कस करें, किस तरह से अपना ऑनलाइन पेपर अटैम्प्ट करना है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी एंड एनी क्वेश्चंस यू माइट हैव रिगार्डिंग जो हमने टॉपिक्स अभी तक कवर किए हैं. सो मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजीज, आप में से जिन लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ी है उसमें ये टॉपिक एज मार्केटिंग मिक्स सिंपली पढ़ाया गया था. 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी इसको कहते हैं. बाय एक्सटेंशन इसको 7 P's ऑफ मार्केटिंग भी कहा जाता है. इसमें कई दफ़ा 3 एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स ऐड कर दिए जाते हैं. तो हमने इनको डिस्कस करना है इन टर्म्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर कि जो एंटरप्रेन्योर है उसने भी जब एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिफ़ाइन करनी है अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी सर्विस के लिए, तो वो भी इन 7 P's को कंसिडर करेगा. आफ्टर मिड हम कंटिन्यू करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को और हम कुछ ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को आपस में कंपेयर करेंगे. But until then, this is, I think, the final topic before your midterm exams. So, टॉपिक है जी मार्केटिंग मिक्स. 7 P's ऑफ मार्केटिंग वो कौन से हैं जो नॉर्मली में सबको याद रहते हैं? वो हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग विच आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. इसमें 3 और P's ऐड कर लें, पीपल, प्रोसेसेस एंड फिजिकल एविडेंस. इनको हमने आज गो थ्रू करना है वन बाय वन. सो व्हाट इज मेंट बाय द फर्स्ट वन? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ये सारे जो हैं 7 P's ये हैं किसी भी मार्केटिंग प्लान की फाउंडेशन होती है ये चीज़. इसके बगैर कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो नहीं बन सकती. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था STP स्ट्रेटजी, जो कि कस्टमर एनालिसिस करने का एक तरीका है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग. और मैंने ये भी मेंशन किया था कि वो किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का फर्स्ट स्टेप जो होता है वो STP स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि जिसको आप मार्केट कर रहे हैं प्रोडक्ट, कस्टमर को उसके बारे में आइडिया होना चाहिए क्लियर आपको कि हु इज़ द कस्टमर. उसके डिफरेंट सेगमेंट्स बनाएं कस्टमर ऑडियंस के, टारगेट ऑडियंस के. सेगमेंटेशन के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपके सेगमेंट्स हैं उनको टारगेट करें और उसके बाद पोजीशन करें उन सेगमेंट्स में अपने आप को इस तरह से कि आप कंपैरेटर से डिफरेंट नजर आएँ. आफ्टर यू डिफाइंड दैट तो फिर आप 7 P's की तरफ आते हैं, जिसमें जो पहला P है दैट इज़ प्रोडक्ट्स, और बाय एक्सटेंशन हम कहते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. डिफरेंस है जी थोड़ा सा सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में या गुड्स में. प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज़, एज डेफिनेशन इज रिटन, एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज़ और कंजम्पशन. तो कोई भी चीज़ जो आप सेल कर रहे हैं किसी के लिए जो कि वो इसको ख़रीद सकता है इस्तेमाल के लिए, अपने लिए, आगे फर्दर सेल करने के लिए भी हो सकता है, फॉर यूज़ और फॉर कंजम्पशन. और अमूमन जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें हम वो चीज़ें मेंशन करते हैं जो कि आप देख सकते हैं. इसकी एक फ़िज़िकल प्रेजेंस होती है, वेट होता है, विड्थ होती है, फिज़िकल डायमेंशंस डिफाइंड होती हैं. और इसके जो ऑपोजिट है दैट इज़ सर्विस, क्योंकि सर्विसेज जो हैं आप देख नहीं सकते लेकिन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इनटेंजिबल होती हैं. जैसे फर्स्ट जो वर्ड लिखा हुआ है उसके बारे में, सर्विसेज के बारे में. इनटेंजिबल से मुराद है कोई भी चीज़ जो कि एक्सपीरियंस कर सकें. जैसे बैंकिंग जो एक सर्विस है, यू कैन एक्सपीरियंस इट बट यू कैन नॉट सी द सर्विस इटसेल्फ. उसके तरीके हैं उसको विजुअलाइज करने के. फॉर एग्जांपल ATMs में उसका पूरा एक यूज़र इंटरफेस होता है, सो यू आर एक्सपीरियंसिंग इट विजुअली एज वेल, लेकिन उसको आप फिज़िकली हैंडल नहीं कर सकते एज अ सर्विस. टेलीकम्युनिकेशंस की मिसाल ले लें, टूरिज़म एक सर्विस है, मेडिकल इंडस्ट्री जो पूरी है सर्विस, इट कम्स अंडर सर्विस. रिटेलिंग इज़ ए सर्विस, टीचिंग इज़ ऑल्सो अ सर्विस. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो होती हैं दे आर इनटेंजिबल. उसके बाद है इनसेपरेबल, कि आप उसको सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज एट एनी टाइम जो सर्विस प्रोवाइड कर होता है उसी वक्त वो सर्विस आप एक्सपीरियंस भी कर रहे होते हैं, तो वो इंस्टेंटली कंज्यूम भी हो जाती है. वेरिएबल, बिकॉज कोई डिफाइंड स्टैंडर्ड अगर आपने रखा है उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो कि वेरी कर सकते हैं. जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है शख्स
वो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी मोटिवेशन, परसेप्शन, जो कंज्यूमर डील कर रहा है उस वक्त उसके साथ, शख्स के साथ, दो डिफरेंट लोगों के आपस में जो डायनामिक्स होते हैं उसकी वजह से सर्विस जो होती है बहुत वेरिएबल होती है और वेरी करनी भी पड़ती है। अक्सर कई सर्विसेज होती हैं जो कि हाईली कस्टमाइज्ड होती हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें चेंजेस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हेयर ड्रेसर्स जो होते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आपके बाल काटेंगे। सो दैट इज़ अ सर्विस बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, तो ये हाईली कस्टमाइज्ड एक सर्विस है। सेम विद एज वी मेंशन बिफोर, मेडिकल सर्विसेज जो होती हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं वो हर किसी को सेम जो है स्टैंडर्डाइज्ड सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि हर किसी की मेडिकल हिस्ट्री फ़र्क होती है। जो भी एक शख्स को एलमेंट है, बीमारी है, उसके लिहाज से वो उसको डील करेगा, तो इट इज़ हाईली वेरिएबल। स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की जाती है कई दफ़ा कुछ सर्विसेज को। फॉर एग्जांपल एटीएम्स की मिसाल जैसे हम दे रहे थे कि एटीएम इज़ अटेम्प्ट टू स्टैंडर्डाइज सर्विस, क्योंकि आपकी कोशिश ये होती है कि जी अगर एक मशीन लगी हुई है उसमें जा रहे हैं लोग, दे आर यूजिंग द सर्विस, तो दे आर ऑल गेटिंग द सेम लेवल ऑफ सर्विस। ऑटोमेशन का मकसद ही होता है कि जो ह्यूमन एलिमेंट होता है वो उसमें से निकाल दें, तो वेरिएबिलिटी कम हो जाती है, डिफरेंस जो है सर्विस में वो थोड़ा कम हो जाता है। अगर सर्विस फॉर एग्जांपल अगर मशीन ख़राब है तो सबके लिए इक्वली ख़राब है। इट्स नॉट दैट कि जी सबको सर्विस मतलब नहीं मिल रही लेकिन एक शख्स को सर्विस मिल रही है, इस तरह का जो है पॉसिबिलिटी इसमें नहीं होगी। तो जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं वो अटैम्प्ट तो ये होती है कि जी ह्यूमन एलिमेंट को निकाल लें और उसमें मशीन्स डालें। ये कंट्रोवर्शियल चीज़ भी है क्योंकि इसमें जैसी बात जॉब्स लोगों की जाती हैं। सो वेरिएबल जो होती हैं सर्विसेज होती हैं, कुछ सर्विसेज की नेचर ही ऐसी होती है कि वो वेरिएबिलिटी उसमें ऑटोमेटिकली होती है। और आखिरी एलिमेंट है पेरिशेबल होती हैं सर्विसेज, कि उनको स्टोर नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर सर्विसेज जो है वो स्टोर नहीं की जा सकती। देर आर सम सर्विसेज विच कैन बी टेक्निकली स्टोर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल टीचिंग की हमने बात की, तो टीचिंग में अब जो आप करंटली लेक्चर सुन रहे हैं, इट इज़ अ यूट्यूब लेक्चर और वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो इट इज़ नॉट पेरिशेबल, मीनिंग वो इट इज़ देयर, इट इज़ स्टोर्ड। तो ये लेक्चर जो है बार बार जो है स्टूडेंट्स वो सुन सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल इसमें आप कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल केस है कि ये सर्विस जो है ये पेरिशेबल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर सर्विसेज जो होती हैं उनको स्टोर नहीं किया जा सकता। सो देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट जो चीज़ कंसिडर करेगा एक एंटरप्रेन्योर वो है प्राइस। और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो तीन मेन स्ट्रेटजीज़ होती हैं, और जिस शख्स ने ये प्रेजेंट की थी स्ट्रेटजीज़ उसका नाम था माइकल पोर्टर, तो इसलिए इसको पोर्टर्स स्ट्रेटजीज़ भी कहते हैं, पोर्टर्स जेनेरिक प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़। उसने कहा कि जी फर्स्ट इज़ कॉस्ट लीडरशिप, कि आपकी कोशिश होती है कि अगर आपका प्रोडक्ट इस तरह का है कि आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ख़रीदें, तो आप अपनी जो प्राइस है उसको कम से कम रखें। तो आपका कंपटीशन जो होगा वो प्राइस की बेस पे होगा, मिनिमम पॉसिबल प्राइस पर आप सेल करें। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह की चीज़ सेल करें जैसे नैपकिन्स हो गए या फिर टिश्यू पेपर हो गया या पेंसिल्स एंड पेन्स, बॉल पेन्स, इस तरह की जो चीज़ें जो कि अमूमन वाइड स्केल पे प्रोड्यूस होती हैं, मास लेवल पे प्रोड्यूस होती हैं और वो मास लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट भी होती हैं, तो कोशिश ये होती है कि इसमें कम से कम प्राइस चार्ज की जाए और एक्सपेक्टेशन भी आगे कस्टमर की होती है कि जिसमें प्राइस जो होगी वो कम होगी। एंड फॉर दैट रीज़न अगर आप प्राइस को कम रखना चाह रहे हैं तो इसमें आपको अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि तभी आप फिर प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे और प्राइस को मिनिमम रख सकेंगे अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। इसलिए इसका नाम जो है स्ट्रेटजी का, दैट इज़ कॉस्ट लीडरशिप, दैट यू शुड बी द लीडर इन रिड्यूसिंग कॉस्ट्स फॉर योर बिजनेस, तब उसका एडवांटेज आप शिफ्ट कर सकते हैं कस्टमर पे। द नेक्स्ट वन इज़ डिफ्रेंसीशन, और डिफ्रेंसीशन में प्राइस की बेस पे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, और अमूमन जो होता है कोशिश ये होती है कि हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस चार्ज की जाए और डिफ्रेंशिएशन जो है वो हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। आम तौर पे कि आप जो प्राइस अगर ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप वैल्यू ज़्यादा दे रहे हैं। वैल्यू किस तरह से ज़्यादा दे रहे हैं? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो जितने भी लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, दे फोकस ऑन डिफ्रेंसीशन, कि ब्रांडिंग जो है दैट इज़ द मेन फोकस ऑफ द बिजनेस। और वो ब्रांडिंग में प्राइस जो है वो भी इटसेल्फ एक ब्रांडिंग एलिमेंट है, क्योंकि अगर प्राइस गिरेगी उस प्रोडक्ट की या आप कोई डिस्काउंट ऑफर करते हैं किसी लग्जरी प्रोडक्ट पे, तो उसके ख़रीदने वाले जो होते हैं वो सोच सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कम हो गई है, इस वजह से प्राइस में कमी आई है। इसलिए अक्सर लग्जरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें कोई प्राइस डिस्काउंट्स नहीं दिए जाते। रादर जो कंपनीज़ होंगी या जो बिजनेसेस होंगे, अगर वो कोई इस तरह का एलिमेंट डालना चाह रहे हैं कि सस्ती प्राइस पे कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं, तो वो एक नया ब्रांड ही बना लेंगे, ऑल्टरनेट ब्रांड बना लेंगे जो कि
उसकी बेसिस पर वो प्राइस कम कर देंगे। जैसे लीवाइस का ब्रांड है डेनिजन, सो यू हैव टू डिफरेंट ब्रांड्स। वो लीवाइस को नहीं कहेंगे कि उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो डाइल्यूट हो या कम हो। तो डिफ्रेंसीशन जो अमूमन की जाती है वो क्वालिटी के बेस पे हो सकती है, लेकिन उसके और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। डिफ्रेंसीशन कुड बी कि आप एडिशनल चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, आप उसको फ्री इंस्टॉलेशन दे रहे हैं प्रोडक्ट की। इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस में हो सकता है कि वो खुद घर आके आपको इंस्टॉल करके देंगे प्रोडक्ट। मेंटेनेंस हो सकती है फ्री, लाइफ टाइम गारंटीज एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें जो हैं आप उसमें उस बेसिस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो थर्ड स्ट्रेटजी है प्राइसिंग में, दैट इज़ फोकस्ड स्ट्रेटजी। और जो डिफरेंस है मेन फोकस का फ्रॉम द प्रीवियस टू, वो ये कि इसका जो स्कोप है वो नैरो है। कॉस्ट लीडरशिप बड़े स्केल पर होती है और डिफ्रेंसिएशन भी बड़े स्केल पर होती है, लेकिन फोकस स्ट्रेटजीज जो होती हैं उसमें फोकस जो होगा वो नैरो होगा। नैरो इन द सेंस कि जो मार्केट होगी आपकी, इट विल बी वेरी स्मॉल मार्केट। बहुत छोटी मार्केट जो होती है इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, नीश मार्केट, NICHE, या नीच निच भी मैं कहते हैं जी, दोनों प्रोनाउंसिएशंस एक्सेप्टेबल हैं। सो वेरी स्मॉल मार्केट, और उस मार्केट के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं, और उस मार्केट के अंदर आप दो किस्म की फोकस्ड स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कि आप उस मार्केट में कम से कम प्राइस पर compete कर रहे हैं, और वो होगा फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। यानी कि कोई भी और कंपेटिटर अगर उस मार्केट में ऑपरेट कर रहा है तो आप उससे ज़्यादा कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। और कितनी छोटी ये मार्केट हो सकती है? फॉर एग्जांपल एक मोहल्ला जो है, वन नेबरहुड कैन बी जस्ट योर मार्केट। एक टेलर है जो कि एक मोहल्ले में बैठ कर कपड़े सीता है, और उसकी जो सारे क्लाइंटेल है वो उस मोहल्ले से ही है। फ्रॉम दैट इज़ हिज ओन मार्केट। तो वहाँ पर वो हो सकता है कि कोई और टेलर के साथ compete करे तो वो कम प्राइस पर कपड़े सीता है। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। जो कॉर्नर शॉप्स होती हैं एक मोहल्ले के अंदर, जो दुकानें होती हैं, किराना स्टोर्स होते हैं, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फोकस्ड मार्केट, फोकस्ड स्ट्रेटजी। और वो भी एक दूसरे पे compete कर सकते हैं ऑन दैट बेसिस। दूसरी जो इसकी ऑपोजिट स्ट्रेटजी है वो है फोकस्ड डिफ्रेंसिएशन। इसमें भी जो मार्केट है वो बहुत छोटी है, लेकिन इसमें जो कंपटीशन है, प्राइसिंग की स्ट्रेटजी जो है, दैट इज़ आप हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस चार्ज कर रहे हैं विद इन दैट वेरी स्मॉल मार्केट। और ये भी हो सकता है कि जी इन वन सिटी या इन वन नेबरहुड सिर्फ एक ही ब्रांडेड बुटीक है, या एक ही ब्रांडेड जो है कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहा है, और उस पूरी शहर में हो सकता है कि सिर्फ वही एक आउटलेट हो। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फोकस्ड डिफ्रेंसिएशन। ठीक है जी। सो दीज आर 4 डिफरेंट स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन प्राइसिंग। इनमें से कोई भी यूज़ कर सकता है एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस जो कि वो ऑफर कर रहा है। 1.3 इज़ प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन, के वो अब किस तरह से अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मार्केट में कैसे पहुंचाएगा कस्टमर तक। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो डायरेक्टली सेल कर रहा है कस्टमर को, उसमें कोई मिडल मैन नहीं है, होल सेलर नहीं है, कोई रिटेलर नहीं है जिसके थ्रू वो मार्केट तक अपना प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचा रहा है। वो डायरेक्टली शिप कर रहा है कस्टमर को, और कस्टमर हो सकता है डायरेक्टली उसको ऑर्डर प्लेस कर रहा हो। इन सम केसेस कस्टमर्स के रिटेलर के थ्रू या होल सेलर के थ्रू ऑर्डर प्लेसमेंट करते हैं। जैसे ऑनलाइन बिजनेसेस अक्सर जो होते हैं उसमें, फॉर एग्जांपल दराज हो गया या एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स हो गया, तो ऑर्डर विल बी प्लेस्ड विद दी होल सेलर, और वो आगे कन्वे होता है मैन्युफैक्चरर को, और वो फिर आपको डायरेक्टली शिप करता है। जो परफेक्ट एग्जांपल है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें सिर्फ 2 पार्टीज़ हैं, मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर। इन ऑनलाइन बिजनेसेस इज़ अ गुड एग्जांपल, जिसमें आपकी अपनी वेबसाइट है या आपके अपने सोशल मीडिया पेजेस हैं जिनके ज़रिए कस्टमर्स आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑपोजिट टू दैट। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मींस कि कोई ना कोई मिडल मैन है जो कि आपको हेल्प कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। सो देयर मस्ट बी सम होल सेलर या रिटेलर हु इज़ सेलिंग द प्रोडक्ट फर्दर डाउन द सप्लाई चेन। अमूमन क्या होता है, सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट बनाते हैं, उनसे ख़रीदते हैं होल सेलर्स इन लार्ज क्वांटिटीज़, और उन होल सेलर से फिर रिटेलर जो है वो ख़रीदते हैं, और रिटेलर से जाके फिर कस्टमर जो है वो ख़रीदता है, एंड यूज़र जो होता है। So indirect distribution depends on the nature of product, depends also on कितना बड़ा आप ऑपरेशन रन कर रहे हैं। अगर आप पूरे शहर में कर रहे हैं कंट्रोल, और प्रोडक्ट इस तरह के कि जी यू नीड हेल्प ऑफ स्मॉल शॉप्स, तो उसमें आपको रिटेलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। या पूरे मुल्क में आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जो है हो सकता है उसके पास इतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने वेयर हाउसेज, अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बनाए या अपने रिटेल आउटलेट्स खुद ही खोले। तो वो फिर डिपेंड करेगा इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे। उसके बाद फर्दर 3 टाइप्स हैं जी, इंटेंसिव, सिलेक्टिव और एक्सक्लूसिव। इंटेंसिव स्ट्रेटजी मींस कि आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट
जितनी मैक्सिमम पॉसिबल आउटलेट्स पे अवेलेबल हो आप उसको अवेलेबल करें, ठीक है जी। इंटेंस डिस्ट्रीब्यूशन, वाइडेस्ट पॉसिबल जो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी हो सकती है प्रोडक्ट की। तो जितने भी हमारे ग्रोसरीज के प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड एंड बेवरेजेस जो हैं, पेप्सी की मिसाल ले लें, कोक की मिसाल ले लें, लेज़ की मिसाल ले लें, ये सारे इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में बिलीव करते हैं। तो आपको ये कॉर्नर शॉप्स पे मिलेंगे, आपको ये सुपर मार्केट्स में मिलेंगे, यू विल गेट दिस इन शॉपिंग मॉल्स, हाइपर मार्केट्स, हर किस्म के रिटेल आउटलेट पे आपको ये चीज़ें दस्तियाब होंगी। इसके बाद है सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन मींस कुछ सिलेक्टिव आउटलेट्स पे आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हो। इसकी एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स की हो सकती है। सेल फोन्स की मिसाल ले लें कि आपको वो सेल फोन्स जो हैं, यू विल नॉट फाइंड सेल फोन्स इन फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंटल स्टोर्स अनलेस उनका अलग एक सेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी फर्दर सेल फोन्स का सेक्शन है विच इज़ रेयर। सिलेक्टिव आउटलेट्स कौन से होंगे जी? मोबाइल शॉप्स पे ही आपको मोबाइल्स जो हैं वो दस्तियाब होंगे। इसकी मार्केट डिफाइंड होगी। इट ऑल्सो मीन्स कि जो मैन्युफैक्चरर है वो इन एडिशन टू यूजिंग थर्ड पार्टी सेलर्स, उसके अपना भी आउटलेट हो सकता है। जैसे सैमसंग जो है उसके अपने आउटलेट्स भी होते हैं, और वो ऐसी बात है दे ऑल्सो गिव देयर फोन्स टू रिटेलर्स जो कि आगे फर्दर सेल करते हैं। सो फैक्ट्री शॉप्स भी हो सकती हैं इन द केस ऑफ सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। और आखिरी है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इससे मुराद है कि जी सबसे कम जो फोकस है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, वेरी नैरो फोकस। हो सकता है पूरे मार्केट में एक ही दुकान है और वो कंपनी रन बिजनेस है, और उसमें कोई और शख्स जो है उसको अलाउड नहीं है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल जितने भी क्लोथ्स हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स जो होते हैं, दे हैव देयर ओन आउटलेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम। दे डोंट गिव द राइट टू अनदर बिजनेस के वो उनके कपड़े जो है वो सेल करें। सो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, गौरमे की मिसाल ले लें, दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उनके अपने प्रोडक्ट्स उनकी अपने आउटलेट्स पे ही मिलते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन अल्टीमेट गोल ऑफ एंटरप्रेन्योर के वो किस तरह की स्ट्रेटजी रखना चाह रहा है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो इनमें से कोई भी स्ट्रेटजी अपना सकता है। नेक्स्ट इज़ 1.4 प्रमोशन। सो प्रमोशन इज़ itself a very big topic. प्रमोशनल जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, देर आर 6 मेन टाइप्स। उनको कलेक्टिवली हम प्रमोशनल मिक्स कहते हैं। फर्स्ट इज़ एडवर्टाइजिंग, उसके बाद डायरेक्ट मार्केटिंग, देन देर इज़ इंटरैक्टिव या इंटरनेट मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशंस, और आखिरी है पर्सनल सेलिंग। तो इनको वन बाय वन ब्रीफ ओवरव्यू देंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है दिस इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, जो कि मिड के बाद हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे। और ये जो 6 टाइप्स हमारे सामने लिखी हैं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। और ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर, और कुछ जो है नॉन ट्रेडिशनल स्ट्रेटजीज़ विच वी विल डिस्कस लेटर कंपैरिजन के साथ विद दीज स्ट्रेटजीज़, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल में व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग जैसे टीवी एड्स हैं, न्यूज़पेपर एड्स, रेडियो एड्स, बिल बोर्ड्स, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं एडवर्टीजमेंट्स की। इसमें किसी ना किसी शख्स का कोई ना कोई मीडियम जो है आप यूज़ कर रहे हैं। कोई टीवी चैनल जो है किसी और का होगा, आप यूज़ करेंगे फॉर एड्स। अखबार किसी और का होता है, बिल बोर्ड किसी का और होता है, रेंट करते हैं। बसेस पे भी एड्स होते हैं, इनको ट्रांजिट एड्स कहते हैं, TRANSIT। बसेस, रिक्शों पे भी जो एड्स होते हैं। सो किसी ना किसी शख्स का जो है आप मीडियम जो है उसको पे कर रहे हैं, और उस मीडियम को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर दी एडवर्टीजमेंट। फिर है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्टली कस्टमर को मार्केट करना, उस तक मार्केटिंग मटेरियल पहुंचाना। सो डायरेक्ट मार्केटिंग की जो मिसाल है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल आपको कभी टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं फ्रॉम योर टेलीकॉम कंपनी, टेलेनॉर का आपका है नेटवर्क, या फिर यूफोन का, यू गेट मैसेजेस डायरेक्टली फ्रॉम देम। दिस इज़ एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। रेस्टोरेंट्स भी डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, उनकी जो डील्स होती हैं आपको मैसेजेस आ जाते हैं। अदर देन दैट, क्रीम की मिसाल ले लें, क्रीम की कोई ऑफर है तो आपको मैसेज डायरेक्टली कर देंगे। दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग, चाहे वो ईमेल के ज़रिए कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं आपको, और दे आर प्रोवाइडिंग सर्टन मटेरियल फॉर फ्री। जैसे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनके मेन्यूज़ जो होते हैं दे आर फ्री, यू कैन गेट देम। ख़ासतौर पे फास्ट फूड आउटलेट्स जो होते हैं उनके जो पैम्फलेट्स या ब्रोशर्स होंगे, यू कैन गेट देम। ऑल्सो सेम विद टेलीकॉम कंपनीज, उनके जो ऑफर्स होते हैं दे आर ऑल्सो, दैट मटीरियल इज़ फ्री, प्रमोशनल मटीरियल। दैट इज़ डायरेक्ट मार्केटिंग। उसके बाद है जी इंटरैक्टिव या इंटरनेट मार्केटिंग, जो ऑनलाइन एड्स आप देखते हैं, यूट्यूब एड्स। यूट्यूब की वीडियो चलने से पहले जो ऐड आपको नज़र आता है, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो बैनर एड्स होते हैं, जिनको आप क्लिक कर सकते हैं, या पॉपअप एड्स जो खुद ही पॉपअप हो जाते हैं, ओपन अप हो जाते हैं। सो दैट इज़ इंटरनेट मार्केटिंग या इंटरैक्टिव ऑनलाइन मार्केटिंग। उसमें एक नई चीज़ थोड़ी सी ये है कि गूगल पे अगर आप अपना बिज़नेस का पेज बनाएं, GM गूगल माई बिज़नेस, GMB उनका एक पेज है,
यू कैन मेक योर ओन प्रोफाइल, अपनी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, गूगल मैप से अपनी लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं, कस्टमर रिव्यूज़ की ऑप्शन दे सकते हैं, ऑल योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। तो आपको जो लोकल बिजनेस हैं, योर बिजनेस विल बी मच मोर विजिबल। अगर कोई लोकली को सर्च कर रहा है कोई क्लोथिंग शॉप के बारे में या रेस्टोरेंट के बारे में, यू हैव अ बिजनेस इन मुल्तान, तो आपका बिजनेस ज़्यादा पॉपअप करेगा। देयर आर वेज टू हैव योर नेम हायर इन द सर्च रिजल्ट्स, इसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। इस पर आजकल बहुत रिसर्च हो रही है। दैन देयर इज़ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन जो होती है वो आप कुछ अरसे के लिए, फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, वीक्स या मंथ्स के हिसाब से, आप चाहते हैं कि आपकी सेल्स में इजाफा हो, एक पीक आए उसमें, और उसकी प्रमोट करने के लिए आप डिफरेंट ऑफर्स देते हैं कस्टमर्स को। फॉर एग्जांपल प्राइस डिस्काउंट्स होती हैं। प्राइस डिस्काउंट्स के अलावा आप इस तरह की ऑफ़र दे सकते हैं जैसे बाय टू गेट वन फ्री, इसको प्रीमियम कहते हैं। कूपन्स ऑफ़र करें, यू आर ऑफरिंग थिंग्स लाइक सैम्पलिंग, प्रोडक्ट सैम्पलिंग, फ्री सैम्पल्स आप दे रहे हैं, कॉन्टेस्ट्स करवा रहे हैं अपने कस्टमर्स के, लॉटरी करवा रहे हैं, स्वीप स्टेक जैसे होती है। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन टैक्टिक्स। इनका मकसद क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट हो कंपनी को, एक उसमें एक इंक्रीज़ आए सेल्स में। लेकिन उसका मकसद ये कि शॉर्ट ड्यूरेशन ही हो। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करेंगे तो फिर कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाती हैं, और वो फिर हमेशा ही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनको डिस्काउंट्स ऑफर करेंगे या बाय टू गेट वन फ्री टाइप ऑफर्स करेंगे। सो इट हैज़ टू बी शॉर्ट टर्म। उसके बाद पब्लिसिटी या पब्लिक रिलेशंस। PR का मकसद जो है वो बाकियों से डिफरेंट होता है, बिकॉज PR इज़ फोकस्ड ऑन रेपुटेशन ऑफ फर्म, गुडविल। आप चाहते हैं कि फ़र्म की जो एक इमेज है वो स्ट्रॉन्ग हो इन द आइज़ ऑफ कस्टमर्स एंड ऑल्सो जनरल पब्लिक। जो लोग नहीं भी खरीदते आपका प्रोडक्ट, उनकी नज़र में भी आपकी जो एक ओपिनियन है वो पॉजिटिव हो। तो PR कैंपेन्स जो होती हैं, दे आर नॉट फोकस्ड ऑन प्रॉफिट मेनली, दे आर फोकस्ड ऑन ओवरऑल लुक ऑफ द कंपनी। इसके लिए आप चैरिटी प्रोग्राम्स में जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पब्लिक इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, कॉन्सर्ट्स फॉर एग्जांपल। यू कैन ऑल्सो हैव सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स, ब्रांड एम्बेसडर्स। तो इनका मकसद क्या है अल्टीमेटली कि कंपनी के बारे में एक पॉजिटिव इमेज जो है वो पब्लिक के सामने आए। और आखिरी है पर्सनल सेलिंग। इसमें पर्सनली जाके आप कस्टमर को या डिस्ट्रीब्यूटर को कन्विंस करते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो परचेस करें और फर्दर यूज़ करें। यू हैव बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट इज़ इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मेडिकल रेप्स होते हैं जो कि मिलते हैं जाके डॉक्टर्स को, एंड दे कन्विंस देम टू कैरी देयर मेडिसिन, और कंपटीटर का ना कैरी करें प्रोडक्ट। सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल सेलिंग। कुछ इंडस्ट्रीज़ डिपेंड करती हैं पर्सनल सेलिंग पे ज़्यादा बाकी तमाम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ से। इसकी एग्जांपल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड इंडस्ट्री की भी आप ले सकते हैं। सो दीज आर 6 मेन टाइप्स ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो कि ट्रेडिशनली एंटरप्रेन्योर के पास अवेलेबल होती हैं। इनसे हट के भी कुछ हैं जो कि हम मिड के बाद डिस्कस करेंगे। Next is 1.5 people. This will be discussed in the second part of the lecture.